बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स सेकंड पेपर के यूनिट फर्स्ट में हमने विभिन्न टॉपिक्स की चर्चा पिछले लेक्चर में की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तर दक्षिण संवाद। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है उत्तर दक्षिण संवाद, जिसको नॉर्थ साउथ डायलॉग कहा जाता है। हम आज इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले जो हमने लेक्चर में ये देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए विभिन्न प्रयास किए गए और इस व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भी किया गया। इस नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए विश्व स्तर पर दो प्रकार के प्रयत्न हुए हैं। एक तो ये कि अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित हो, जिसे उत्तर दक्षिण संवाद कहा जाता है, और दूसरा है गरीब विकासशील देशों के बीच भी सहयोग स्थापित हो, जिसे दक्षिण दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। तो नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अब तक दो तरह के प्रयास काफ़ी बढ़ चढ़ के हुए हैं, उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद। इस उत्तर दक्षिण संवाद की टॉपिक को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये देखेंगे कि उत्तर दक्षिण संवाद की पृष्ठभूमि क्या रही है और इससे क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ क्या है। अगर उत्तर दक्षिण संवाद की पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो ये चर्चा द्वितीय विश्व युद्ध या 1945 के पश्चात से शुरू होती है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और उसके पश्चात विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। उत्तर के देश लंबे समय तक औपनिवेशिक शक्तियां रहे और उन्होंने दक्षिणी गोलार्ध के देशों पर अपने साम्राज्य 17वीं 18वीं शताब्दी में स्थापित किए। बहुत लंबे समय की गुलामी के पश्चात दक्षिणी गोलार्ध के विभिन्न महाद्वीपों के देश, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के विभिन्न देश इस औपनिवेशिक गुलामी से स्वतंत्र हुए और इसके बाद राजनीतिक रूप से तो ये स्वतंत्र हो गए, लेकिन चूँकि इनका आर्थिक विकास बहुत ही कम हुआ था, इसलिए आर्थिक रूप से अभी भी ये उत्तर के विकसित या धनाढ्य देशों पर निर्भर करते थे। इसलिए आर्थिक रूप से फिर से गुलामी की स्थिति उत्पन्न इन देशों में होने लगी। उत्तर गोलार्ध के जो पूंजीवादी देश थे उनके शिकंजे में ये फंसे हुए थे। विश्व अर्थव्यवस्था का ढांचा ऐसा था जो विकासशील या दक्षिण के देशों के हित में नहीं था। दक्षिण के विकासशील देशों की जनसंख्या भी ज़्यादा है और उत्पादन इन देशों में कम है और विश्व व्यापार की स्थिति इनकी बहुत ही निम्न है। तो दक्षिण के विकासशील देश ये महसूस कर रहे थे कि आर्थिक सहायता के नाम पर उत्तरी गोलार्ध के जो समृद्ध देश हैं उनकी सहायता नहीं करते, अपितु ऐसी व्यूह रचना रचते हैं जिससे कि विकासशील देशों पर ऋण का निरंतर भार बढ़ता है और विकसित देशों के उदासीन दृष्टिकोण के कारण विकासशील देशों की व्यापारिक शर्तें भी प्रतिकूल होती चली जाती हैं और इससे व्यापार में, विश्व व्यापार में दक्षिण के इन गरीब देशों को कोई ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता और ये आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी नहीं बन पाते। इसके साथ ही यदि देखें तो इन देशों में आयात अधिक है और निर्यात बहुत कम है।
और इन देशों में निर्मित वस्तुओं को जब ये विदेशों में व्यापार के लिए भेजते हैं तो वैदेशिक व्यापार की शर्तें भी इनके प्रतिकूल हैं। तो विकासशील देशों या दक्षिण के जो देश हैं उनके सामने विभिन्न आर्थिक समस्याएं हैं विश्व स्तरीय आधार पर, जैसे प्रतिकूल व्यापारिक शर्तें, ऋणों का बोझ और विदेशी व्यापार से लाभ न प्राप्त होना। दक्षिण के देश ऋण के भार के तले इतने दबे हुए हैं कि ये अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना ही नहीं पाते। इसके साथ ही इनको विश्व व्यापार से घाटा हमेशा प्राप्त होता है और इसकी तुलना में जो उत्तर के औद्योगिक देश हैं उनके व्यापार में वृद्धि हो रही है और उनको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता रहता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय संस्थान विकासशील देशों को जितना ऋण देते हैं उससे ज़्यादा वो ब्याज और भुगतान उनसे वसूलते हैं। इसके कारण इनके ऊपर ऋणों का बोझ काफ़ी बढ़ जाता है और ये अपनी स्थिति को समृद्ध नहीं कर पाते। 1964 से 67 तक व्यापार और प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते, जिसको गैट समझौते के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंतर्गत विकसित और विकासशील यानी उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच विचार विमर्श होता रहा, लेकिन विकासशील देशों के निर्यात व्यापार के विस्तार के लिए कोई ठोस सुझाव स्वीकार नहीं हुए और आर्थिक सहायता की अपेक्षा निर्यात वृद्धि हेतु विकसित देशों से रियायतें प्राप्त करना ये अधिक उपयुक्त मानते हैं। गैट के अंतर्गत जो भी विचार विमर्श हुआ वो धनी और विकसित देशों का ही उसमें वर्चस्व रहा और दक्षिण के विकासशील देशों को उससे कोई रियायत या लाभ प्राप्त नहीं हो सका। उत्तर दक्षिण संवाद को 1970 के दशक से हम अत्यधिक बढ़ते हुए देख सकते हैं। विकासशील देश 1970 से इस बात पर जोर देने लगे कि जो विश्व अर्थव्यवस्था है वो न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए और 1974 में इसी उद्देश्य से नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मसौदा भी तैयार हुआ। के द्वारा जो विश्व स्तरीय विभिन्न मंच हैं, जैसे अंकटाड सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन इत्यादि, जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि विश्व अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन हो और जो दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील और पिछड़े देश हैं उनके भी हित में विश्व अर्थव्यवस्था की योजना तैयार होनी चाहिए। इन विभिन्न मंचों के द्वारा जो उत्तर दक्षिण संवाद है उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया। इनके बीच शीघ्र और व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए और इनकी जो आर्थिक स्थिति की गिरावट है उसमें सुधार के लिए प्रयास होने चाहिए। दोनों प्रकार के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच में निरंतर संवाद हो और कोई संतोषजनक आर्थिक जो समस्याओं का हल है वो निकाला जा सके। इसी क्रम में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श हुए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1985 की रिपोर्ट में औद्योगिक राष्ट्रों से संरक्षणवाद को बढ़ने से रोकने और वर्तमान व्यापार व्यवधानों को हटाने के लिए कहा, ताकि विकासशील देशों के बाजार का विकास हो सके और व्यापारिक नीति भी ऐसी हो, मुद्रा की नीति ऐसी हो जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जो क्षेत्र है वो व्यापक हो, उसमें वृद्धि हो और ये औद्योगिक राष्ट्रों का विशेष उत्तरदायित्व माना गया कि व्यापारिक क्षेत्र को वे उदार बनाएं ताकि दक्षिण गोलार्ध के देशों को भी
लाभ प्राप्त हो सके। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि उत्तर दक्षिण संवाद है क्या, इससे अभिप्राय या इसकी मीनिंग क्या है। इसको मैं प्रारंभ में मैंने जैसे स्पष्ट किया था कि जब हम इस पेपर को पढ़ते हैं तो हमें बेसिक ज्योग्राफी की नॉलेज होना आवश्यक है। हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति कैसी है और उसके आधार पर ये जो शब्द, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है उत्तर दक्षिण, उससे अभिप्राय क्या है। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में भूगोल में ये पढ़ा है कि पृथ्वी को यदि हम 2 बराबर भागों में बांटें तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आधार पर, जो काल्पनिक रेखा है उसके आधार पर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 0 डिग्री के ऊपर जो गोलार्ध है उसे उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ पोल कहा जाता है, और पृथ्वी के 0 डिग्री की रेखा के नीचे की गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध या साउथ पोल कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये 2 बराबर भागों में पृथ्वी को काल्पनिक रूप से विभाजित किया हुआ है। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए हम इस टॉपिक को भी स्पष्ट कर सकते हैं। पृथ्वी 2 गोलार्धों में विभाजित है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो टॉपिक है उसको इन भौगोलिक आधारों पर ज़्यादा अच्छे रूप से हम स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उत्तरी जो गोलार्ध है, यदि हम विश्व का मानचित्र देखते हैं तो उसमें उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश देश उन्नत हैं, समृद्ध हैं, विकसित हैं और औद्योगिक दृष्टि से संपन्न देश हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर ऐसे देश हैं जो निर्धन हैं, पिछड़े हुए हैं, विकासशील हैं और शोषित हैं, या वो देश हैं जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद जैसे चीज़ों से प्रभावित रहे हैं, उसके शिकार रहे देश हैं। इसके साथ ही अगर हम उत्तरी गोलार्ध के देशों को देखें तो अधिकांशतः या तो उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप के या एशिया के नॉर्थ पोल के संपन्न देश आते हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देश शामिल हैं। आज के टाइम में देखें तो इसमें चीन और रूस जैसे देशों को भी, जापान जैसे देशों को भी रखा जा सकता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के देश आते हैं, जो संख्या में भी ज़्यादा है, लेकिन इन देशों को हम इनकी तुलना में काफ़ी गरीब और निर्धन देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध के देश विकसित हैं, धनाढ्य देश हैं, अधिकांश देश विकसित और धनाढ्य ही हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश पिछड़े हुए, गरीब और आर्थिक और अन्य समस्याओं से ग्रस्त देश हैं। ये उपनिवेशवाद के शिकार देश हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनको धीरे धीरे करके औपनिवेशिक साम्राज्यवादी नीति से स्वतंत्रता मिली और ये गुलामी से मुक्त हुए अधिकांश देश हैं। इन्हीं आधारों पर, इस विभाजन के आधार पर हम उत्तर दक्षिण को समझ पा रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच में हम अंतर कर सकते हैं। अभी तक अगर हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक, ज़्यादातर 1970 तक भी हम देख सकते हैं कि ये जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
हर क्षेत्र में वर्चस्व रहा, बेसिकली आर्थिक क्षेत्र में भी, व्यापारिक क्षेत्र में। और ये देश इनके अधीन पहले राजनीतिक रूप से थे, फिर स्वतंत्र होने के बाद भी इनकी आर्थिक स्थिति चूँकि मजबूत नहीं थी, गरीब थे, पिछड़े थे, आर्थिक विकास होना बाकी था, इसलिए पूरी तरह ये उत्तरी गोलार्ध पर के देशों पर, धनाढ्य देशों पर निर्भर थे। और फिर जैसा हमने उल्लेख किया कि इन देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक शर्तें थी वो प्रतिकूल थी। ये देश ऋणों के बोझ के तले दबे हुए हैं, आयात अधिक है, निर्यात कम है और अन्य समस्याएं हैं जो इनको आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होने देती। लेकिन जैसा कि हमने नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पढ़ा कि उससे एक नया प्रयास शुरू हुआ कि इन देशों को दक्षिण के गरीब देशों की आर्थिक सहायता और सहयोग करना चाहिए और इसके लिए निरंतर विश्व स्तर पर विचार विमर्श होना चाहिए ताकि इन देशों की आर्थिक स्थिति भी सुधर सके और ये विश्व व्यापार में अपने को मजबूत स्थिति में पा सके। इसी उद्देश्य से उत्तर दक्षिण संवाद या नॉर्थ साउथ डायलॉग शुरू हुआ, जिसका तात्पर्य यह है कि उत्तरी गोलार्ध के विकसित, संपन्न और धनाढ्य देश और दक्षिणी गोलार्ध के पिछड़े गरीब देशों के बीच में पारस्परिक विचार विमर्श होना चाहिए ताकि इनके बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि हो सके और दक्षिणी गोलार्ध के देशों की इस आर्थिक स्थिति भी सुधर सके।